कदम बढ़ाओ इस फसाने में। एक ख्वाब सजा है अफसानों का। ये कहानी है तसव्वुर की, नहीं वास्ता है ज़माने का। मैंने बस लफ्ज़ों को संवारा है, जज़्बातों में रंग भरा है। ये रचना पूरी कल्पना है, जो सिर्फ़ दिलों को बहलाने के लिए लिखा है। जो नाम, जगह, किरदार यहाँ हैं, वो सब सोच की उड़ान है। किसी जाति, रिवाज या सोच से इनका कोई ताल्लुक नहीं जाने। ना अपमान है, ना आलोचना, बस कल्पना का खेल है ये। हर लम्हा बस एक कहानी है, लेखक का सुंदर मेल है ये। और हाँ दोस्तों, अगर नाइट स्टोरीज़ की दुनिया में आप नए मुसाफिर हैं, तो प्यार से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यार, हर नई कहानी की सहर सबसे पहले आपको मिले, बस इसी उम्मीद में ये दिल से दुआ कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए, जुड़िए हमारे कारवां से। यही है हमारी असली ताकत, यही है हमारा रिश्ता। आपका साथ ही हमारी रूह की रोशनी है। शुक्रिया, नमस्ते। आरव शर्मा ने वैन के पीछे से निकलते 10 लोगों को देखा। सभी विक्रम जोशी एजेंट डट की तरह कपड़े पहने हुए। वही जूते, वही जैकेट, वही बेरहम नजरें। एकमात्र चीज जो उन्हें अलग करती थी, उनकी टोपी के ऊपर सिला हुआ एक छोटा सा निशान। हल्का लेकिन निश्चित रूप से मौजूद। मैंने कभी सैन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आरव ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। लेकिन ये रैंक के निशान होने चाहिए, है ना? लगता है सब एक ही रैंक के हैं, शायद सिपाही का। लेकिन इस आदमी का, इसका कुछ अलग है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन यह बाकियों से ऊंचा है। लेकिन यह अकेली बात नहीं थी जो आरव को खाए जा रही थी। गैंग वॉर शब्द उसके दिमाग में एक सायरन की तरह बार बार गूंज रहा था, जो बंद नहीं हो रहा था। वह शब्द यूं ही नहीं उछाला जाता। स्ट्रीट गैंग शकल में भी नहीं। अपराधी समूहों की समस्या। उनमें से ज्यादातर सिर्फ छोटे मोहल्ले के दस्ते नहीं थे। वे बड़े थे, संगठित, अलग अलग जोनों में, यहां तक कि अलग अलग शहरों में फैले हुए। और यह स्ट्रीट गैंग्स के लिए भी सच था। द पिट एक अपवाद था। लाखपति लाइनेज ने उनकी मदद मांगी थी, लेकिन यह एक अजीब कदम था। द पिट को छोटा और झगड़ालू माना जाता था, जो क्षेत्र से ज्यादा लड़ाई पर जुनूनी था। यह सामान्य नहीं था। ज्यादातर गैंग बड़े थे, ज्यादा व्यवस्थित। तो जब कोई युद्ध की बात करता था, तो उसका मतलब गली के पीछे एक झटपट झगड़ा नहीं था। नहीं, इसका मतलब था एक और समान आकार और ताकत वाले दल के साथ लगातार क्रूर टकराव। और यह एक रात में खत्म नहीं होता था। ऐसे युद्ध हर चीज को प्रभावित करते थे। प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय, छिपे हुए गोदाम, क्लब, बार, जहां कहीं भी पैसा बहता था। दोनों पक्ष एक दूसरे को पंगु बनाने के लिए जो भी कर सकते थे, करते थे, खून से भरे कदम दर कदम। आमतौर पर इसका अंत 3 तरीकों से होता था। एक पक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाता था, दोनों बॉस आपस में सौदा करके इसे बंद कर देते थे, या एक गैंग दूसरे को अपने में मिला लेता था। चाहे जो भी हो, इसका हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता था। लोग घायल होते थे, लोग मरते थे। विक्रम जोशी ने धीमी, व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। अरे, मुझे परवाह नहीं। तुम हाई स्कूल के बच्चे हमेशा सोचते हो कि तुम कोई गैंगस्टर हो। तुम्हें नहीं पता असली चीज कैसी दिखती है। आरव को अपनी गाल की अंदरूनी सतह काटनी पड़ी ताकि वह आंखें न घुमाए। इस आदमी को कोई अंदाजा नहीं है, उसने सोचा। मैं पहले ही उसकी बात से कहीं बदतर चीजों से गुजर चुका हूं। मैं सिर्फ बचा ही नहीं, मैं और मजबूत होकर निकला। ये गलत इंसान से सख्ती की बात कर रहा है। अगर तुम इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो, विक्रम जोशी ने बिना पीछे देखे कहा, तो तुम्हें इसे जीना शुरू करना होगा। आरव कुछ मीटर पीछे चला, इतनी दूरी रखते हुए कि अगर विक्रम जोशी कुछ छल कपट करने की कोशिश करे तो वह जवाब दे सके। लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। विक्रम जोशी को उसकी परवाह नहीं थी। न ऐसा कि वह कैदी था, न ऐसा कि वह कोई संपत्ति था। बस वहां था, जैसे आरव कोई मायने ही नहीं रखता। जब वे समूह तक पहुंचे, 10 लोग एक ढीली लाइन में सीधे खड़े हो गए और विक्रम जोशी की ओर एक छोटा सा सलाम ठोका। आरव ने पहले सैन्य सलाम देखे थे टीवी पर। असल जिंदगी में, कुछ परेड और समारोहों में, ये वैसा नहीं था। कुछ लोग तेज दिखे, कुछ आधे अधूरे ढंग से सलाम कर रहे थे। इसमें सम्मान था, हाँ, लेकिन उसमें वह साफ, अनुशासित झटका न ही था। ये किसी कमांडर को जवाब देने वाले सैनिकों से ज्यादा अपने बॉस को सिर हिलाने वाली एक क्रू जैसा था। हाँ, ठीक है, आरव ने खुद को याद दिलाया। दीपक सोलंकी ने कहा था कि यह समूह, निरस्त सेना, उन लोगों से बना है जिन्हें उनकी शाखाओं से निकाल दिया गया था। बेइज्जती से छुट्टी, जबरन निकाला गया, जो भी हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे मानक सैन्य की तरह व्यवहार नहीं करते। बाकी लोग हंसे जैसे ये कोई चलता हुआ मजाक हो। सड़क के बीच में, बिना किसी शर्मिंदगी, बिना छिपने की कोशिश, बस कुछ आधे पागल पूर्व सैनिक हिंसा की कहानियां साझा कर रहे थे जैसे ये स्टैंड अप कॉमेडी हो। ओह, हमारे पास एक सख्त आदमी है ना? समीर चौहान ने बुदबुदाया, पीछे हटते हुए। लेकिन सचमुच वो यहाँ क्यों है? जब हम अंदर जाएंगे तो यह नरसंहार होगा। विक्रम जोशी ने कंधे उचकाए। बॉस का आदेश कहता है यह एक नौसिखिया है जिसे वह भर्ती करने में दिलचस्पी रखता है, तो ये हमारे साथ टैग कर रहा है। आगे एक चमकदार आधुनिक रेस्तरां दिखाई दिया, बड़े कांच की खिड़की, अंदर नर्म रोशनी, लोग डिनर खा रहे थे जैसे बाहर कुछ भी गलत होने वाला नहीं था। जगह ऊंचे दर्जे की लग रही थी, ऐसी जगह जो आसानी से 150 लोगों को बैठा सकती थी। साफ फर्श, सफेद मेजपोश, चमकदार, वैध दिखने वाला। विक्रम जोशी ने आरव की ओर मुड़ा, उसका चेहरा अब और सख्त। देखा वह निशान? उसने अपनी टोपी की ओर इशारा करते हुए पूछा। इसका मतलब मैं तुमसे ऊंचा हूं? तो अब से तुम मुझे सर बुलाओ, तुम गंदे हाई स्कूलर। उसने आरव के चेहरे पर थूक दिया। आरव ने कराहते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने मुंह से थूक पोंछा, जिसमें खून की हल्की छींट थी, गर्म, धात्विक। हाँ, ठीक है, उसने शब्दों को थोड़ा खींचते हुए कहा, मेरा खाओ सर। एक पल का सन्नाटा छा गया। सभी ठिठक गए, आरव शर्मा के अभी अभी कहे गए शब्दों को समझने की कोशिश में। फिर जैसे किसी ने हंसी का बटन दबा दिया हो, समूह जोर से हंसने लगा, सिवाय रोहन कुलकर्णी के। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, है ना? रोहन ने तीखे स्वर में कहा। लगता है तुम मजेदार हो। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। हमें तुम जैसे किसी की जरूरत नहीं है जो हमारा साथ दे। वह झपटा, उसकी मुट्ठी फिर से हवा में लहराई। लेकिन इस बार आरव तैयार था। उसने गौर से देखा, हर हलचल को ट्रैक करते हुए। रोहन गुस्से में था, लेकिन गुस्से में भी उसका पंच स्मूथ, तेज, साफ था। न पूरी तरह जैब, न पूरी तरह हुक, कुछ बीच का। फिर भी वह नहीं लगा। एक धुंधली गति, और अचानक रोहन की मुट्ठी हवा में रुक गई। विक्रम जोशी एजेंट डट की पकड़ में फंस गई, पूरी तरह उसके हाथ में कैद। विक्रम ने इसे स्थिर रखा, उसकी ताकत आसानी से पीछे धकेल रही थी, जैसे रोहन बस एक बच्चा हो जो गुस्से में तमाचा मार रहा हो। उद्धरण चिन्ह, क्या तुम्हें लगता है मैं इसे यहां तक सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुम इसे पीट सको? विक्रम ने गुर्राते हुए कहा। अगर मैं यही चाहता तो मैं खुद कर लेता। मैं इस काम को खत्म करने के इतने करीब हूं और मुझे बोनस चाहिए। तो शांत हो जाओ अभी। एक आकस्मिक झटके के साथ विक्रम ने रोहन की बांह को एक तरफ धकेल दिया। बाकी समूह सीधा हो गया, हवा और भारी हो गई। आरव अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ, अपनी पेंट से धूल झाड़ते हुए। गैंग्स फिल्मों की तरह काम नहीं करते, आरव ने सोचा। सच तो यह है, वे बस लोग हैं। कुछ ताकत का सम्मान करते हैं, किसी ऐसे का जो पहली चोट पर ही नहीं झुकता। बाकी वे आज्ञाकारिता चाहते हैं, कोई ऐसा जो बिना पलक झपकाए आदेश सुने और पालन करे। विक्रम जोशी ने नया भोजन रेस्तरां की ओर इशारा किया। आरव ने एक ठोस किक मारी, जो एक आदमी के चेहरे पर सीधे लगी, उसे पीछे धकेलते हुए। फिर विक्रम उतरा, उसने उस आदमी को सिर के पीछे से पकड़ा और उसे उसकी आधी खाई हुई थाली में सीधे नीचे पटक दिया। थाली टकराने से चकनाचूर हो गई, खाना हर तरफ उड़ गया। मेहमान चीखे और अपनी सीटों से उछल पड़े, कुर्सियां हर दिशा में गिर रही थीं। अफरा तफरी में लोग निकास की ओर भागे। और बस ऐसे ही ये साफ हो गया कि कौन शामिल था और कौन बेकसूर। वेटर, कुछ तथाकथित मेहमान, और दूसरी मंजिल से नीचे उतरते कई और लोग आम नागरिक नहीं थे। कुछ शॉर्ट्स में थे, कुछ कैजुअल कपड़ों में, लेकिन हर एक के पास हथियार थे, तलवारें और मांस काटने वाले चाकू लहरा रहे थे जैसे यह उनका स्वागत का तरीका हो। रंगरेखा गैंग के एक आदमी ने विक्रम जोशी की ओर एक चाकू फेंका। वह बिना पलक झपकाए झुका, फिर घूमा और अपनी बांह अगले हमलावर पर दे मारा। चाकू कमरे में टुकड़ों की तरह उड़ रहे थे। निरस्त सेना ने उन सभी को नहीं हटाया, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। कुछ ने जानबूझकर चोट खाई, चाकुओं को अपनी बाहों या कंधों में धंसने दिया। गैर घातक जगहें, वे इससे भी बदतर से गुजर चुके थे। वे दर्द के बावजूद आगे बढ़े, हर घाव का जवाब क्रूर जवाबी हमले से दिया। जो मैं देख पा रहा हूं, आरव ने झगड़े को स्कैन करते हुए सोचा। निरस्त सेना दो बड़े कारणों से जीत रही है। पहला, उन्हें चोट लगने का डर नहीं है। दर्द उन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि यह उन्हें और उकसाता है। और दूसरा, विक्रम जोशी।
विक्रम जोशी दुश्मनों का वो एक तोड़फोड़ करने वाली गेंद की तरह चीर रहा था। उसने अपने आसपास की हर चीज का इस्तेमाल किया, कुर्सियां, चांदी के बर्तन, थालियां। एक बार वह कमरे के उस पार उछला, एक आदमी को बीच में ही दबोच लिया और उसके साथ फर्श पर लुढ़क गया। जब तक वे रुके, विक्रम ने उसे निहत्था कर दिया और उसे नीचे दबा लिया। मुक्का दर मुक्का उस आदमी के चेहरे पर लगा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिर जैसे उसके पास छठी इंद्री हो, विक्रम ठीक समय पर मुड़ा। एक और चुपके हमले से बचते हुए झुका, जवाब दिया और वापस मारा। जब विक्रम देसाई ने हमला किया, आरव तेजी से एक तरफ हटा। साफ, उसने हमलावर की कलाई को बीच में ही पकड़ लिया और उसके साथ घूमा। उसकी अपनी गति का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। मोड़ तेज और अचानक आया, इतनी ताकत की तलवार फर्श पर खटक गई। निरस्त सेना के लोग देखते रह गए। विक्रम जोशी बीच में मुक्का मारते हुए पलक झपकाया और अपनी मुट्ठी थोड़ा नीचे की। क्या उसने अभी मेरी नकल की? विक्रम ने लगभग प्रभावित होकर पूछा। ज्यादातर वयस्क अगर कोई चाकू लेकर उन पर आए तो घबरा जाते। यहां तक कि प्रशिक्षित लड़ाके भी कभी कभी एकाग्रचित हो जाते, उनकी आंखें हथियार पर टिक जाती। दिमाग हर कदम की गणना करने में जुट जाता। ये बस मानव स्वभाव है। तो आरव शर्मा को स्थिति को जिस तरह से संभालते देखना, इससे निरस्त सेना के लोग हक्के बक्के रह गए। सभी। वह एक हाई स्कूल का लड़का था। कोई सैन्य पृष्ठभूमि नहीं, कोई युद्ध का इतिहास नहीं। लेकिन जिस तरह वह हिला, तेज, केंद्रित, जानबूझकर, वह सिर्फ अच्छा नहीं था, वह पेशेवर था। उसने हमलावर को निहत्था कर दिया और एक ही साफ प्रहार से उसे गिरा दिया। कुशल, कोई बेकार हलचल नहीं। जो बात उन्हें वाकई हिलाकर रख गई वह थी कि उसने ये कैसे किया। आरव ने जो तकनीक इस्तेमाल की वह बेतरतीब नहीं थी, यह उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ सटीक विधियों की नकल थी। ऐसी चीजें जिनमें वे प्रशिक्षित थे, ऐसे कदम जो उन्होंने सालों के कठिन कुरूप अनुभव से सीखे थे। और आरव ने इसे एक बार देखकर कर दिखाया। यह कोई यूट्यूब सेल्फ डिफेंस ट्यूटोरियल से नहीं सीखा जा सकता था। वीडियो पर एक कदम देखना और उसे जीवन मरण के क्षण में लागू करना, पूरी तरह अलग खेल। और जिस तरह की चीजों में वे प्रशिक्षित थे, वह ऐसी चीज नहीं थी जो आम नागरिकों को कभी सीखनी चाहिए थी। तो एकमात्र तार्किक निष्कर्ष, आरव देख रहा था, अध्ययन कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था, और एक उच्च दबाव वाले क्षण में उसने इसे लगभग पूरी तरह दोहरा दिया। ये भाग्य नहीं था, ये प्रवृत्ति और कौशल था। और असली अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता। इसे देखो, निरस्त सेना के एक सदस्य निखिल शर्मा ने बुदबुदाया ठीक तब जब एक मांस काटने वाला चाकू उसके सिर के पास से निकला। बिना एक पल गंवाए उसने हमलावर की कलाई पकड़ी, उसे मोड़ा और उसे अपनी ही चाकू से अपने कंधे में घुसाने के लिए मजबूर किया। फिर एक भारी किक के साथ उसे गिरा दिया। लगता है बॉस का उसे मिलने का कारण है। लड़ाई धीमी पड़ रही थी। राम गरेखा गैंग के ज्यादातर लोग या तो बेहोश थे, खून बहा रहे थे, या भाग रहे थे। अब कोई चाकू नहीं उड़ रहे थे, कोई अफरा तफरी नहीं, बस जमीन पर पड़े शरीर और हवा में खून और टूटे हुए खाने की गंध। विक्रम जोशी एजेंट डट ने आरव की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। तो ये लड़का बच निकला है ना? उसने कहा। यह अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं उसे खुद आजमाना चाहता हूं, और भी ज्यादा। ठीक है, विक्रम ने जोर से चिल्लाया, इतना जोर से कि टूटी खिड़कियां कांप उठीं। रणरेखा गैंग के लिए यह एक संदेश है, हमने तुम्हारे ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। और हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हम बाकी को साफ करने वापस आएंगे। निरस्त सेना के लोग जोर से हर्षोल्लास में चिल्लाए। कुछ हंसे, कुछ ने उनके द्वारा गिराए गए लोगों पर पैर मारे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई न भूले कि कौन ऊपर रहा। वे एक ढीले, उन्मादी समूह के रूप में निकास की ओर बढ़े, खून से सने, चोटिल और फिर भी गर्वित। विक्रम ने कार का दरवाजा खोला, एक आखिरी बार पीछे मुड़ा। माफी रोहन, तुम्हें उसके साथ फिर से हाथ आजमाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कार पहले निकली, वैन उसके पीछे पीछे। जैसे ही वे चले, आरव ने खिड़कियों से शहर को धुंधला होते देखा। धीरे धीरे ये खुली सड़कों और खाली जगहों को रास्ता दे रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम हो गईं, इमारतें छोटी हो गईं, लोग कम, कुछ भी सामान्य का कोई निशान कम। हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने सोचा, क्षितिज को उनके पीछे गायब होते देख ऐसा लग रहा था जैसे वे शहर को पूरी तरह छोड़ रहे हों। आखिरकार उसे बाढ़ दिखने लगे, ऊंचे, जंग लगे, भारी भरकम धातु के, हर दिशा में फैले हुए। क्या ये कोई पुराना सैन्य अड्डा है? आरव ने सोचा। बिल्कुल है।
ये लोग अपनी थीम को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। आखिरकार विक्रम ने कार धीमी की और एक विशाल धातु के हैंगर के पास रुका। बाहर से यह परित्यक्त लग रहा था, फीकी पेंट, गोली के निशानों से भरा स्टील, लेकिन इसके नीचे कुछ जिंदा सा महसूस हो रहा था, जैसे ये रहस्य छिपा रहा हो। विक्रम ने कार को पार्क में डाला और अपनी बाहें खींची, जैसे उन्होंने कुछ मिनट पहले ही एक गैंग को जमीन पर नहीं पटका हो। ठीक है, उसने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा, हम पहुंच गए और बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब आरव का आरा से उतरकर पुराना सैनिक छावनी के हैंगर में दाखिल हुआ तो कुछ ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया, लोगों की भारी संख्या। ये सिर्फ वैन से आए 10 लोग नहीं थे, इनसे कहीं ज्यादा। बाहर कुछ लोग बक्से उठा रहे थे, सामान ढो रहे थे, या धूल में अभ्यास कर रहे थे जैसे यह उनकी रोजमर्रा की बात हो। कुछ बस मस्ती कर रहे थे, कारों को तेजी से चक्कर लगाते हुए, टायर टूटे हुए कंक्रीट पर चीख रहे थे। कुल मिलाकर आरव ने कम से कम 50 लोगों को गिना, शायद उससे भी ज्यादा। ये बहुत था, जरूर यह उस स्कूल में लड़े गए गुंडों की संख्या से मेल खाता था, लेकिन एक स्ट्रीट गैंग के लिए ये पूरी तरह अलग स्तर था। फिर जैसे समूह की तुलना में ये लोग भरे पूरे हैं, आरव ने सोचा। ज्यादा संख्या आमतौर पर ज्यादा ताकत का मतलब होती है, और यह सिर्फ एक गैंग नहीं है, ये कुछ और है। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे ये एक कदम दूर है पूर्ण रूप से संगठित अपराधी समूह के रूप में वर्गीकृत होने से। लेकिन अगर ये अभी भी किसी और के आदेश के तहत है, तो जो भी इनके ऊपर है वह बहुत बड़ा होना चाहिए। वह विक्रम एजेंट डट के पीछे हैंगर के खुले दरवाजों से गुजरा। अंदर लंबी टेबलों की कतारें लगी थीं। पैकेज छांटे जा रहे थे, टेप किए जा रहे थे, लेबल किए जा रहे थे, लोड किए जा रहे थे। लोग अभ्यासी कुशलता के साथ अंदर बाहर हो रहे थे। ये कम गैंग का अड्डा और आधा एक छोटे पैमाने की शिपिंग ऑपरेशन जैसा लग रहा था। तो यह है, आरव ने सोचा। दीपक के मुताबिक यहीं से उन्हें उनके पैकेज मिलते थे। विक्रम का दल इनपुट संभालता है और दीपक का पुराना दल वितरण संभालता था। यही बताता है कि वे इतने बड़े क्यों हैं। वे सिर्फ एक गैंग नहीं हैं, वे एक उप विभाग हैं, किसी और बड़े के हिस्से। और मैं भूल नहीं सकता, किसी तरह वह मूर्ख चेतन 100 करोड़ रुपए गंवा बैठा। पूरे 100 करोड़ रुपए गायब। वह पैसा सभी जुड़े हुए समूहों में फिल्टर हो रहा है। चूंकि विक्रम का दल सीढ़ी के निचले हिस्से पर है, उन्हें शायद इसका सिर्फ टुकड़ा ही मिला होगा, लेकिन 100 करोड़ रुपए का टुकड़ा भी सब कुछ बदल सकता है। जब आरव और विक्रम टेबलों की कतारों से गुजरे, आरव ने हैंगर के सबसे पीछे एक लंबी टेबल देखी। बीच में बैठा एक आदमी तुरंत अलग दिखा, न सिर्फ इसलिए कि वह कहाँ बैठा था, बल्कि इसलिए कि वह कैसा दिखता था। उसने एक तेज वास्कट और एक लंबी काली टॉप हैट पहनी थी, जैसे वह किसी और युग से निकल आया हो। उसके बारे में सब कुछ स्टाइल और नियंत्रण चीखता था। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था, अर्जुन, जिसके पास वही निशान था जो विक्रम पहनता था। ये साझेदारी के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। निरस्त सेना को एक स्ट्रीट लेवल दल की जरूरत थी जिसे वे अपने काबू में रख सकें। ये बढ़ने का सबसे तेज तरीका था, किसी और गैंग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना, और उस आकार का उपयोग बड़े सिंडिकेट से मान्यता पाने के लिए। ये सब स्तर बढ़ाने के बारे में था। अंडरग्राउंड दुनिया में नाम और रैंकिंग लोगों के विचार से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। स्ट्रीट गैंग्स, मान्यता प्राप्त समूह, संगठित अपराधी समूह और सिंडिकेट्स, वे एक ही खाद्य श्रृंखला में अलग अलग प्रजातियों की तरह थे। और सीढ़ी चढ़ने का एकमात्र तरीका था जंग जीतना, शोर मचाना, अपने से ऊपरी स्तर के किसी को कुचलना। यही कारण है कि नए गैंग्स लगातार बड़े खिलाड़ियों से लड़ाई शुरू करते थे। इसी तरह वे नाम कमाते थे। और यही कारण है कि सिंडिकेट्स को छोटे दल अपने साथ जोड़े रखना पसंद था, इससे उन्हें अतिरिक्त पहुंच, अतिरिक्त ताकत और कम जोखिम मिलता था, और खुद की कम लड़ाई। लेकिन अब तक की हर चीज को देखते हुए पहला विकल्प संभावित नहीं लग रहा था। चिराग स्पष्ट रूप से इसे एक स्कूल के झगड़े के रूप में देखता था जो हाथ से निकल गया, न कि उसकी ऑपरेशन के लिए खतरा। आरव ने एक भौं उठाए। तुम चाहते हो कि मैं एक हाई स्कूल गैंग में शामिल हो जाऊं? ठीक ठीक, क्या करने के लिए? और तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझ पर भरोसा भी कर सकते हो? चिराग हंसा। समझ गया, शायद ये तुम्हारे गाइडेंस काउंसलर के जॉब बोर्ड पर नहीं था, है ना? वह पीछे झुका, उसकी आवाज ठंडी, ज्यादा ईमानदार हो गई। लेकिन सच यह है, हाँ, ममे से ज्यादातर इस जिंदगी को नहीं चुनते। हम यहाँ किसी सपने के कारण नहीं हैं। हम यहाँ हैं क्योंकि हम कहीं और फिट नहीं होते।
हमारे जैसे लोग, हम अपनी मुट्ठियों से बात करते हैं। हम समस्याओं को तोड़कर हल करते हैं। इससे सम्मानजनक करियर के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, जेल, अस्पताल या ये। और गलत मत समझो, एक गैंगस्टर के रूप में भी तुम आखिरकार पहले 2 रास्तों पर पहुंच ही जाओगे। यहाँ कोई चमक दमक नहीं है, यह कोई फिल्म नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इनमें से किसी एक रास्ते पर जाना ही है, तो क्यों ना अमीर बनकर जाओ। क्यों न वह लो जो तुम चाहते हो जब तक तुम अभी खड़े हो, और शायद शीर्ष पर भी पहुंच जाओ। चिराग चिकना था, उस तरह का आदमी जो जानता था कि एक गुंडे से कैसे बात करनी है, कैसे शक्ति, आजादी और उद्देश्य को उस व्यक्ति को बेचना है जो महसूस करता था कि दुनिया ने उसे पहले ही गिन लिया है। और चिंता मत करो, चिराग ने अपनी आवाज को नर्म, लगभग दोस्ताना रखते हुए जारी रखा। मैंने दीपक के लिए जो योजना बनाई थी, वही तुम्हें दूंगा। ईमानदारी से, मेरा इरादा उस मूर्ख जैसे हाई स्कूलरों का इस्तेमाल जारी रखने का नहीं था। आरव अब इसमें था, चाहे वह चाहता हो या न हो, चाहे स्कूल अभी भी उसका इलाका हो या न हो, वह अब आधिकारिक रूप से निरस्त सेना से जुड़ गया था। चिराग के पास शायद असली प्रतिभा के साथ अपने गैंग को बढ़ाने की महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता था कि आरव को अब कुछ बड़ा निगल चुका था। उसने मुझे एक कार्ड दिया, आरव ने सोचा, लेकिन यह एक पट्टा भी हो सकता है। चिराग अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, शांत और अंतिम। अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा, और जब मैं बुलाऊं तो मुझे उम्मीद है कि तुम जवाब दोगे। मैं विक्रम को नहीं बता सकता, आरव ने सोचा, वह आपा खो देगा। वह समझ नहीं पाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बड़ा चित्र नहीं देखेगा। वह सोचेगा कि यह बहुत खतरनाक है, और वह गलत भी नहीं है। लेकिन मेरे पास निरस्त सेना पर 2 बढ़त हैं। पहला, उन्हें नहीं पता कि मैं आरव हूं, अभी नहीं। और दूसरा, मैं उनके नाक के नीचे लाखपति लाइनेज को बढ़ा रहा हूं। फिर भी एक नाम उसके विचारों के किनारे पर खींच रहा था, चेतन। मैं उसके बारे में क्या करूं? आरव ने सोचा, निरस्त सेना को ज्यादा परेशानी नहीं लगती, शायद इसलिए कि वह उनके ऊपर वाले समूह काला कुट्टा का पैसा बकाया है। वह एक पूरी तरह अलग राक्षस है। सबसे निराशाजनक हिस्सा, अभी के लिए आरव को इंतजार करना था, लंबा खेल खेलना, चिराग जो कहे करना। यही कारण था कि कक्षा के बीच में वह आराम से चिराग का नंबर अपने फोन में डाल रहा था। उस कमीने बच्चे को देखो, शिक्षक विनोद ने चुपके से गुस्से में सोचा। जब से उसे हमारे छोटे से रहस्य का पता चला, वह ऐसे घूम रहा है जैसे वह जगह का मालिक हो। अब वह अपने फोन पर है, मेरी कक्षा के बीच में। ध्रुव, विनोद अचानक चिल्लाया, मैंने कितनी बार कहा, इतनी जोर से सांस लेना बंद करो। पूरी कक्षा मोड़ कर देखने लगी। ध्रुव ने भ्रम में पलकें झपकाईं, अपने आप की ओर इशारा करते हुए, मैं। उसने इधर उधर देखा, ये समझने की कोशिश में कि उसने क्या गलत किया, खासकर जब आरव स्पष्ट रूप से अपने फोन पर था, इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने आरव को कक्षा में सोते देखा था, टेस्ट के दौरान टेक्स्ट करते देखा था, और शिक्षक ने एक बार भी कुछ नहीं कहा था। ध्रुव की नजरें पिछले कोने पर गईं, जहां आरव शांत, ठंडा, अछूत बैठा था। यह उचित नहीं था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि स्कूल उचित होता है। ठीक है, विनोद ने पहले से ही चिढ़ते हुए कहा, कौन मुझे बता सकता है, निम्नलिखित औजारों में से इस परिदृश्य में चालकता के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा? बस, वह फिर चिल्लाया, ध्रुव, कक्षा में व्यवधान डालना बंद करो और बाहर निकलो। क्या? ध्रुव खड़ा हो गया, भ्रमित और रक्षात्मक। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ध्रुव को पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। एक जोर की आह के साथ और नाराजगी से पैर घसीटते हुए उसने अपना बैग उठाया और बाहर चला गया। कक्षा के अंदर जतिन पीछे की ओर बैठा था। वह अब स्कूल में वापस आ गया था, पट्टियां बंधी थी, लेकिन इतना ठीक कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने उस सुबह आरव को नमस्ते कहा था, और अजीब तरह से उसने माफी मांगी थी। यह उसे कुछ याद दिलाता था, जिस तरह स्कॉर्पियन गैंग के सदस्य हारने के बाद उसे माफी मांगते थे, जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे निराश किया हो, सिर्फ हारकर। यह अजीब था, लेकिन परिचित भी। अगर मुझे निरस्त सेना जैसे दल के साथ काम करना है, खतरनाक, गहरे रिश्ते, असली परिणाम, तो छोटे मुझे बैकअप चाहिए। मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वह विक्रम से संपर्क करेगा अगर चीजें गड़बड़ हो जाएं। बस हर हाल में। लेकिन उस ताकत के साथ समस्याएं भी आती थीं। जय आत्मविश्वास से भरा था, शायद ज्यादा ही। वह ऐसा आदमी था जो अगर उसे कुछ गलत लगा तो आवेग में काम करेगा।
उसके पास एक सख्त नैतिक कंपास भी था जो आसानी से नहीं झुकता। आरव पहले से ही इसे होता हुआ देख सकता था, विक्रम और य के बीच कुछ होने वाला है, टकराव। और अगर ऐसा हुआ तो यह उन दोनों के बीच नियंत्रण के लिए लड़ाई में बदल जाएगा, जिससे पूरी ऑपरेशन अराजकता में डूब जाएगी। नहीं, वह भी नहीं, आरव ने सोचा। वह पहले ही विक्रम से चोट खा चुका है। उसे निरस्त सेना जैसे गैंग में फेंकना बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी। जरूर, वह मजबूत हो रहा है और यह अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। इस तरह नहीं। सुरेश मजबूत है, भरोसेमंद, आभारी। वह वाकई सुनता है। जब से मैंने उसे लाखपति जिम नेटवर्क का प्रभारी बनाया, वह चीजों को चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन क्या वह हाई स्कूल के छात्र के रूप में पास हो सकता है? इसके अलावा सुरेश अपने पुराने दल से संपर्क करने में व्यस्त था ताकि लाखपति लाइनेज के नाम के तहत अन्य जिमों को प्रबंधित करने में मदद मिल सके। आरव ने उसे अभी अभी उस भूमिका में रखा था। उसे अब बाहर निकालना एक और खाली जगह बना देगा जिसे भरना होगा। क्या ये कोई छात्र ही होना चाहिए? आरव ने सोचा। चिराग ने कहा था कि मैं किसी को भी सिफारिश कर सकता हूं। लेकिन अगर उसे शक हुआ कि मैंने कोई बड़ा दोस्त लाया, तो यह सवाल उठा सकता है जो मैं नहीं चाहता। कोई मजबूत, कोई जो सुनता हो, कोई जो अपने दम पर काम न करे, कोई जो छात्र के रूप में पास हो सके, और सबसे जरूरी कोई जो ये काम करने को तैयार हो। बाहर ध्रुव अभी भी हॉलवे में खड़ा था, बाहें क्रॉस किए, अभी भी इस बात से नाराज कि उसे कक्षा से निकाला गया। जब उसने आरव को खुलेआम बेफिक्रे फोन कॉल करते देखा तो वह लगभग आपा खो बैठा। ये स्कूल में क्या भेदभाव चल रहा है? ध्रुव ने बुदबुदाया। यह आदमी बस बाहर निकलता है, अपना फोन निकालता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मुझे जोर से सांस लेने के लिए निकाल दिया जाता है। इस बीच आरव अपने आसपास की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर थीं, इंतजार करते हुए जब कॉल दूसरी तरफ बजी। मेरे पास कुछ है जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए एकदम सही है, आरव ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन न मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या कहते हो, रवि? आरव ने एक पल के लिए हिचकिचाया। कीमत हास्यास्पद थी, लेकिन गहरे में उसे लगा कि यह रवि का तरीका था ये कहने का कि वह वाकई यह काम नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही आरव ने हामी भरी, रवि ने सख्त आदमी का नाटक छोड़ दिया और बस इतना कहा, ठीक है, जब जरूरत हो मुझे बता देना। आरव ने सिर हिलाया, आधा मुस्कुराते हुए। मुझे वाकई उम्मीद है कि मुझे उससे लगातार कई दिनों तक न बुलाना पड़े। उसने सोचा, इस तरह की कीमत मुझे जल्दी खाली कर देगी। बाकियों की फीस की तुलना में ये बहुत ज्यादा थी, लेकिन समझ में आता था। रवि का अपना स्ट्रीट गैंग था और वे अभी स्कॉर्पियन गैंग के अधीन थे। ऐसा नहीं था कि आरव उसे आसानी से भर्ती कर सकता। रवि का अपना इलाका था, अपने नियम। फिर भी आरव हंसा। जब वह स्कॉर्पियन गैंग का हिस्सा था तब उसने कभी इस तरह पैसे नहीं उड़ाए थे। लेकिन अब ये वाकई समस्या हल कर रहा था। और तेजी से जब वह कक्षा में वापस पहुंचा, ध्रुव पहले से अपनी सीट पर था। रास्ते में कहीं शिक्षक विनोद ने उसे वापस आने को कहा होगा। आरव ने कोई बहस नहीं की। वह बस अपनी सीट पर ऐसे सरक गया जैसे कोई बड़ी बात नहीं हो। ध्रुव ने उसकी ओर देखा, अपने हाथ उठाए, फिर उन्हें अपने घुटनों पर पटक दिया जैसे वह कुछ कहने से खुद को रोक रहा हो। लेकिन एक पल बाद वह रुक गया। उसने अपने होंठ काटे और चुप रहा। सच तो ये था कि ध्रुव चाहे जितना कुछ कहना चाहता हो, वह जानता था कि आरव की वजह से स्कूल बेहतर जगह बन गया था। चाहे उसे यह पसंद हो या ना हो, चीजें बदल गई थी, बेहतरी के लिए। तो उसने इसे जाने दिया। आरव बिना मतलब के मुस्कुराया। हर दिन बिना असफल हुए हमेशा एक नोट होता था, उसी जगह उसी समय। चाहे उसके पास कितनी भी अराजकता क्यों न हो, वह छोटा सा कागज का टुकड़ा उसे एक पल के लिए सांस लेने का मौका देता था। उसके जटिल जीवन में शांति का एक छोटा सा टुकड़ा। वह इतने सारे नोट्स कैसे सोच लेती है? आरव ने सोचा। और क्या ये वाकई उसका हास्य है? यार, मैं तो खुद को ढंग से खाना भी नहीं खिला सकता, जतिन ने कराहते हुए कहा। आरव को एक ऐसी नजर दी जैसे कृपया रहम करो, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला रहा, आरव ने सपाट जवाब दिया। मेरे पास भी टूटी हुई हथेलियों का हिस्सा रहा है, मुझ पर भरोसा करो। तुम रास्ता निकाल लोगे। जरूरत पड़े तो अपने पैरों के अंगूठों का इस्तेमाल करो। ये जगह पूरी तरह लड़कों का अड्डा लगने लगी थी, सिया ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जब वह आरव के सामने वाली सीट पर धम्म से बैठी। अनन्या उसके बगल में सरक गई, जैसे वे रोज ऐसा करती हो।
पिछले कुछ दिनों में सिया और अनन्या उनकी टेबल पर ज्यादा बार आने लगी थी, जैसे ये सबसे स्वाभाविक चीज हो। आरव को कोई आपत्ति नहीं थी, और धीरे धीरे बाकी लोग भी उनकी आदत डाल रहे थे। बातचीत हल्की फुल्की रही, कक्षाओं, इस शिक्षक या उस असाइनमेंट के बारे में बेतरतीब बातें, सभी बीच बीच में कुछ न कुछ बोलते। यहाँ तक कि आरव, जो ज्यादा बातूनी नहीं था, भी कभी कभी बात में शामिल हो जाता। वाह, तुम अभी शिकायत कर रहे हो? सिया ने जवाब दिया। तुम मेरे ऊपर एहसानमंद हो। क्या तुम्हें पता है कितने लड़के मुझे खाना खिलाने के लिए पैसे देंगे? मेरे ऐसा करने का बस एक वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों कमा सकता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं इसे मुफ्त में कर रही हूँ। उसके बाद पूरी टेबल एक लय में आ गई। मजाक, बेवकूफ़ी भरे कमेंट्स, छेड़खानी, ये लगभग असली हाई स्कूल जैसा महसूस हुआ। और किसी भी असली हाई स्कूल सीन की तरह सिया ने थोड़ा और हलचल मचाने का काम किया। बिना एक और शब्द कहे सिया अपनी सीट से उछली और मकसद के साथ चली गई। बाकी समूह ने भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया, कैंटी न के उस पार से गूंजती दूर की आवाजों को सुनते हुए। गड़गड़ाहट नजदीक आई जब तक सिया वापस नहीं आई, एक अनिच्छुक लड़की को खींचते हुए, जिसके छोटे बाल और चेहरे पर स्थायी तौर पर नाराजगी थी। मैं आप सभी से मिलवाना चाहती हूँ, सिया ने अपने हाथ के नाटकीय झटके के साथ कहा, हमारी तीसरी लड़की से। ये है शालिनी मेहरा। शालिनी मेहरा ऐसी लग रही थी जैसे वह गायब हो जाना चाहती हो। अब जब तीनों लड़कियां सिया, अनन्या और शालिनी मेहरा आरव की टेबल पर बैठी थीं, तो कमरे में बदलाव को नजरअंदाज करना असंभव था। सिर मुड़े, फुसफुसाहट शुरू हुई। कैंटीन का माहौल ऐसा बदला जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। निष्पक्षता से कहें तो आरव पहले से ही काफी मशहूर था। जब से उसका रुतबा बढ़ा, लोग उसे देख रहे थे। लेकिन अब वे सिर्फ उसके कारण नहीं घूर रहे थे। वे इसलिए घूर रहे थे क्योंकि उसके साथ कौन बैठा था। सिया वह तेज तर्रार, दोस्ताना टाइप थी, जो हॉलवे में किसी से भी बात शुरू कर सकती थी और उसे स्वाभाविक बना देती थी। उसके बाल हमेशा सजे धजे रहते, कपड़े ऐसे जैसे वह सिर्फ उतना ही ध्यान देती जितना जरूरी हो। आत्मविश्वास से भरी, चमकदार, कभी कभी अपने जवाबों में थोड़ी तीखी, लेकिन यही उसका आकर्षण बढ़ाता था। लड़के उसे पसंद करते थे, और चाहे उसे पता हो या न हो, लड़कियां भी। फिर थी शालिनी मेहरा, शांत, दूर, बाहर से बर्फ की तरह ठंडी, और इतनी खूबसूरत कि उसे पास जाना लगभग असंभव सा लगे। उसमें एक अछूत सा वाइब था, जैसे कोई शानदार रहस्य। वह ऐसी लड़की थी जो लोगों को घबरा देती थी। अगर कोई हिम्मत करके उसे डेट पर पूछने की कोशिश भी करता, तब वो शायद पहला वाक्य बोलने के बाद ठिठक जाता, क्योंकि उसे वाकई कोई नहीं जानता था। और फिर थी अनन्या। पहली नजर में वह अलग नहीं दिखती थी। वह दिखावटी नहीं थी, न ही ज्यादा कोशिश करती थी। लेकिन यही बात उसे खास बनाती थी। उसमें कुछ आसान और स्वाभाविक था, जैसे उसे सुंदर होने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही न हो, वह बस थी। सिया के साथ हर समय रहना भी उसे ज्यादा सुर्खियों में लाता था। लेकिन असली बात, किसी ने इन तीनों को इस तरह एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ था, लेकिन इतना लंबा कभी नहीं कि कोई मान ले कि वे ग्रुप में रहती हैं। अब वे सब एक ही टेबल पर थीं, हंस रही थीं, बात कर रही थीं, चखा रही थी, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं। और आखिर में आरव की ओर सिया एक पल रुकी, फिर मुस्कुराई। और ये वाला रहस्यमयी है। उसने कंधे उचकाए और शालिनी मेहरा की ओर मुड़ी। चूंकि हमने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया, तुम्हें पहले चुनने का मौका मिलता है। अपना योद्धा चुनो। फिर उसने अनन्या की ओर देखा, होठों से कहते हुए, चिंता मत करो। सिया के दिमाग में था कि शालिनी मेहरा के आरव को चुनने की सिर्फ 1/3 संभावना थी। और अगर उसने चुना, तो वह जल्दी से इसे बंद करने का तरीका ढूंढ लेगी। अब जब स्कूल सुरक्षित था, आरव को यहाँ लोगों को दूर रखने की जरूरत नहीं थी। स्कूल के गेट के अंदर वह बात कर सकता था, हंस सकता था, शायद थोड़ा आराम भी कर सकता था। लेकिन बाहर चीजें अलग थीं, काफी अलग। उसके निरस्त सेना से रिश्ते अब और गहरे हो गए थे, दीपक के दल से कहीं ज्यादा। और निरस्त सेना कोई साधारण स्ट्रीट गैंग नहीं थी, वे अस्थिर, अप्रत्याशित और एक अलग स्तर पर खतरनाक थे। शालिनी मेहरा पहले ही समझ गई थी कि इसका कोई रास्ता नहीं था। सिया ने अपना मन बना लिया था। जब आखिरी घंटी बजी, तीनों लड़कियां योजना के मुताबिक मिलीं। सिया और अनन्या पहले से ही शालिनी मेहरा के क्लासरूम के बाहर इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वह बाहर निकली, हाथ हिलाते हुए, वे एक साथ चांदपुर बाजार की ओर चली, शहर जाने के बजाय स्थानीय रहना पसंद कर। छोटी ईया
पास की हाई स्ट्रीट में काफी खाने की जगहें थीं और सबसे जरूरी इतनी जगह कि उन्हें सांस लेने की आजादी महसूस हो। तीनों लड़कियां बातें करती आराम से चल रही थीं, तभी अचानक उन्हें पीछे से अपनी गल न पर बाहें महसूस हुईं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने सिर घुमाया तो अनजान चेहरों को देखा। लड़कियां टीनेजर्स उनकी तरह, लेकिन कोई ऐसी नहीं जिसे वे पहचानती थीं। हाय नई दोस्तों, एक ने बनावटी मीठी मुस्कान के साथ कहा। हमने सुना कि तुम लड़कियों को बोलिंग पसंद है, तो क्यों ना हम एक मजेदार खेल के लिए चलें? हाँ, तुम्हें बोलिंग पसंद है ना? दूसरी अनजान लड़की प्रिया शर्मा करीब आए। उसकी आवाज ठंडी और सपाट। बस इतना जान लो ना, कोई विकल्प नहीं है। शालिनी मेहरा की आंखें सिकुड़ी। तभी उसने गौर किया, उसके बगल वाली लड़की निशा पटेल के ब्लेजर पर सिता विद्यापीठ का स्कूल क्रेस्ट टांका हुआ था। तीनों लड़कियां सिया, अनन्या और शालिनी आगे धकेली गईं। उनके किनारों में तेज दबाव महसूस हो रहा था क्योंकि ठंडी धातु उनके बैग और जैकेट के नीचे छिपी थी। उनके फोन पहले ही छीन लिए गए थे, जब्त कर लिए गए और पीछे चल रही एक लड़की प्रिया शर्मा के हाथ में थे। मदद के लिए कॉल करने का कोई रास्ता नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं। वे पूरी तरह अकेली थीं। हर एक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि स्थिति इतनी तेजी से कैसे बिगड़ गई। कुछ मिनट पहले वे बारबेक्यू की बात कर रही थीं। अब वे अनजान गलियों में चाकुओं के साथ अजनबियों द्वारा जबरदस्ती ले जाई जा रही थीं। सिया ने सबसे पहले स्कूल की वर्दी को गौर से देखा। सिता विद्यापीठ, उसने सोचा अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। क्या वह ऑल गर्ल्स स्कूल नहीं है? सुना था कि वह जगह गुंडों से भरी है, लेकिन यह उनके सामान्य इलाके से कहीं बाहर है। उसने अनन्या की ओर देखा जो कठोरता से चल रही थी, आंखें फैली हुई थीं। वे अब एक बड़े पार्क में जा रहे थे। इसके ऊंचे पेड़ और खुले रास्ते इसे एक शांत, लगभग भयावह खालीपन दे रहे थे। यह इलाका दो चीजों के लिए जाना जाता था। ये शहर के गरीब हिस्सों में से एक था और यहाँ एक जर्जर बोलिंग एली थी जो मुश्किल से चल रही थी। स्थानीय लोग वहां अक्सर नहीं जाते थे। पास के पब्लिक स्कूलों के छात्रों के पास बोलिंग जैसी चीज पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे, और अगर उनके पास होते भी तो वे दूर रहते। हर कोई जानता था कि यह जगह हफ्ते के दौरान गुंडों का अड्डा थी। सिर्फ वीकेंड पर, जब परिवार बड़ी संख्या में आते, तब ये जगह फिर से सुरक्षित लगती थी। हम अभी भी बहुत कुछ बकाया है, शालिनी ने सोचा। उसकी नजरें चलते हुए फुटपाथ पर टिकी थीं। वह कॉर्पोरेशन जो भी हो, हमने पैसे खर्च किए हैं जो हमारे पास है भी नहीं। हमारी स्थिति ठीक नहीं है। सीफिन सिर्फ शांत हो गई है। क्या किसी को पता चला कि मैं वाकई कौन हूं? क्या वे अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे पैसे निकालने की? शालिनी एक मेहरा थी आखिरकार। उसका परिवार कभी धनवान था, असली दौलत से जुड़ा एक नाम। लेकिन इस स्कूल में कोई इसे वाकई नहीं जानता था। कौन विश्वास करेगा कि इतने बड़े बैकग्राउंड वाला कोई पब्लिक स्कूल में फंसा होगा? शालिनी ने निश्चित रूप से इसका प्रचार नहीं किया था। ये वह चीज नहीं थी जिसका वह जिक्र करती थी। उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार से और लेन के पास से ले जाया गया, सीधे पीछे की ओर, एक गोल आधे बंद क्यूबिकल की ओर जो आमतौर पर बच्चों की जन्मदिन पार्टियों या निजी आयोजनों के लिए आरक्षित होता था। यह इतना छिपा हुआ था कि अलग थलग महसूस हो। देखो तो, कृति ने तंज कसते हुए कहा, अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए। कौन सोचता था कि एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण चाल वापस आकर तुम्हें काटेगी? हम सिर्फ तुम में से एक के पीछे थे, उसने कहा। लेकिन हमारी किस्मत, हमने एक बार में तीनों को पकड़ लिया। वही तीन लड़कियां थीं जिनसे वे हॉलवे में टकराए थीं, जिन्हें जलन हुई थी जब उन्होंने आरव को उनसे बात करते देखा था। ईर्ष्या तब स्पष्ट थी, लेकिन किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तीन और शख्सियतें अभी अभी सामने आई थीं, सिता विद्यापीठ की लड़कियों के साथ। उन्होंने अलग स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, यहाँ के आसपास की नहीं, और उनकी मौजूदगी तुरंत परेशान करने वाली थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आस्तीनें लापरवाही से चढ़ी हुई थीं, पट्टियां और खरोचे हुए चेहरे नहीं ऐसे बच्चों का रूप दे रहे थे जो सिर्फ झगड़ों में नहीं पड़ते, बल्कि उन्हें ढूंढते थे। अगर तुम चिल्लाओगी या भागने की कोशिश करोगी, प्रिया शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम पछतावा हो। ये जगह आमतौर पर बच्चों की पार्टियों के लिए थी। एक लंबी टेबल जिसमें 30 छोटी कुर्सियां आ सकती थीं। दीवार के एक छोर पर एक सस्ता प्रोजेक्टर लगा था। दीवारें शीशे की थीं ताकि माता पिता बाहर से नजर रख सकें। लड़कियों को आगे धकेला गया, अंदर जाने के लिए मजबूर किया गया, बाकी समूह उनके ठीक पीछे।
3 अनजान लड़के रोहन गुप्ता, अमित सिंह और विक्रांत शर्मा भी आए, चुपचाप अंदर घुसते हुए जैसे उन्होंने पहले भी ऐसा किया हो। जैसे ही वे सब अंदर थे, किसी ने ब्लाइंड्स नीचे खींच दिए, उन्हें बाहर की नजरों से बंद कर दिया। कमरे में तनाव घुटन भरा था। सिया, अनन्या और शालिनी एक कोने में सिमट गई थी, फंसी हुई, संख्या में कम, अनिश्चित कि आगे क्या होने वाला था। अगर आरव को एक चीज तेज रहने के लिए चाहिए थी तो वह थी अपनी शारीरिक ताकत को बनाए रखना। हाल ही में, खासकर उन दूसरे स्कूल के गुंडों के खिलाफ लड़ाइयों में, वह इसे महसूस कर सकता था। वह चिंगारी, वह शक्ति। अगर आरव अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह हासिल कर सकता तो सिद्धांत जैसी स्थिति कोई चुनौती भी नहीं होती। वह हिचकिचाता नहीं, किसी भी चीज पर दोबारा नहीं सोचता, लेकिन गहरे में वह जानता था कि यह भी काफी नहीं था। जो वह वाकई करना चाहता था, उसके लिए उसे उससे आगे जाना होगा। अपनी पुरानी चरम सीमा से परे, अपनी पुरानी सीमाओं से परे। उसके फोन पर आए नाम ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने जवाब दिया, पहले से ही खुद को तैयार करते हुए। क्या बात है? अगर तुम मुझे कॉल कर रहे हो बजाय इसके कि मैं तुम्हें कॉल करूं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, विक्रम ने स्थिर लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया। हमारी सिक्योरिटी टीम ने एक रिपोर्ट दाखिल की है। ऐसा लगता है कि अनन्या कुछ अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती ले जाई गई है। उसकी आवाज नीचे हो गई। तुम्हारा मतलब अपहरण? सिर्फ चेतन और दीपक ही वाकई जानते थे कि लोग आरव के लिए एक तरह की कमजोरी थे, या कम से कम उस आरव के लिए जिसे वह ज्यादातर लोगों को दिखाता था। लेकिन फिर आरव ने कुछ और नोटिस किया। जब उसने ये खबर सुनी, उसका दिल धड़क उठा। डर में नहीं, गुस्से में भी नहीं, बस तेज, तुरंत, असली। विक्रम ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज संक्षिप्त और पेशेवर। आपके द्वारा रखी गई सिक्योरिटी टीम अनन्या पर नजर रख रही थी। उन्होंने दूरी बनाए रखी क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी और वे जल्दबाजी में तनाव बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अनन्या और 2 अन्य छात्राएं, सिया और शालिनी, सिता विद्यापीठ के कुछ लोगों द्वारा ले जाई गई हैं। सिता विद्यापीठ। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वह वही स्कूल नहीं है जिसके साथ हमने हाल ही में गठबंधन किया था? वहां क्या हो रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? क्या आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी टीम हस्तक्षेप करे? विक्रम ने पूछा। अगर जरूरत हो तो मैं खुद वहां जा सकता हूं। नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा। बस मुझे लोकेशन भेजो। मुझे लगता है कि मेरे पास इसे संभालने का तरीका है। टीम को पास रखो, स्टैंड बाय पर। सिर्फ तभी हस्तक्षेप करो अगर चीजें वाकई खतरनाक होने वाली हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि हाई स्कूल के छात्र दिन के उजाले में हत्या तक जाएंगे। किसी अर्ध सार्वजनिक जगह पर तो बिल्कुल नहीं। यह उनके लिए संभालने से कहीं ज्यादा मुसीबत लाएगा, खासकर ये देखते हुए कि लड़कियां कौन थीं। तीनों लड़कियां, अनन्या, सिया और शालिनी, लंबी पार्टी टेबल के एक तरफ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने के लिए मजबूर की गई थीं। उनके ठीक पीछे खड़ी थी सिता विद्यापीठ की 3 लड़कियां, प्रिया, निशा और निधि कपूर, और वे कठोर दिखने वाले लड़के जो पहले आए थे, रोहन गुप्ता, अमित सिंह और विक्रांत शर्मा। कृति, निधि कपूर और सुनीता उनके सामने बैठी थी, उनकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। चटाक, थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज उठी। अनन्या का गाल तुरंत लाल हो गया, उसकी त्वचा पर जलन फैल गई। उसे अपने मुंह में लोहे का स्वाद महसूस हुआ। खून का। हा, मैंने तुमसे क्या कहा था? कृति ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें आरव से दूर रहना चाहिए था। तुम समझती हो तुम कौन हो? हाँ, तुमने खुद कहा था तुम उसके संसार का हिस्सा नहीं हो। और अब देखो तुम्हारी हालत। उसने तीनों लड़कियों की ओर हाथ हिलाया। तुम क्या चाहती हो? शालिनी ने चिल्लाकर पूछा। पैसे, माफी, बस बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। कृति ने शालिनी की ओर ध्यान दिया, जिसने उसका मजा खराब किया था। लेकिन वह गुस्सा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। स्थिति अभी भी वैसी ही चल रही थी जैसी वह चाहती थी, और यह अकेले ही उसे अच्छे मूड में रख रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे नहीं पता मैं किससे पंगा ले रही हूँ? कृति ने तंज कसते हुए कहा। ये कि अगर मैंने अनन्या को छुआ तो मुझे पछतावा होगा। कृति हंसी, सिर हिलाते हुए। तुम तीनों को सजा मिल रही है, मुझे नहीं। जैसा मैंने कहा, तुम्हें सुन लेना चाहिए था। इस संसार में शामिल न हो अगर तुम पहले से इसका हिस्सा नहीं हो। वह पूरी तरह हंसने लगी और सिमरन कौर ने फिर से अपना हाथ उठाया, अनन्या के पहले से सूजे हुए गाल पर एक और थप्पड़ के लिए तैयार होकर। वह है सिता विद्यापीठ की बॉस। शालिनी ने सोचा, मैंने अफवाहें सुनी थी, लेकिन मेरा तो उसके जैसे किसी से कोई कनेक्शन भी नहीं है।
वह यहाँ क्या कर रही है? आरती बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। जैसे ही वह सिमरन कौर के पास पहुंची, उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। अचानक क्रूर लात के साथ उसने अपनी बूट की एड़ी सीधे सिमरन के पेट में मारी। सिमरन तेज सांस के साथ दोहरी हो गई, घ छोटे उठनों पर गिर पड़ी। किसने तुम्हें इन्हें छूने की इजाजत दी? आरती चिल्लाए। आरती रुको कृपया, प्रिया ने हकलाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। हमने ये सिर्फ एक एहसान के तौर पर किया। हमारा कृत छोटी ई के साथ मिडिल स्कूल से पुराना रिश्ता है। हमें नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। हमने पहले भी ऐसा किया है और लोग भी करते हैं। हमें लगा ये बस तुम्हें पता है, कोई खास बात नहीं। आरती का हाथ तेजी से चला। प्रिया के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह लगभग फर्श पर गिर पड़ी। थप्पड़ की आवाज शीशे की दीवारों से टकराए पूरे कमरे को खामोश कर दिया। मूर्खों, आरती चिल्लाए। उसकी आवाज गुस्से से गरज रही थी। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुमने क्या किया। तुम्हें नहीं पता ये लड़कियां कौन हैं। तुम्हें नहीं समझ कि तुमने किन लोगों को इसमें घसीटा है। आरती की आंखों की चमक सीधे प्रिया को भेद रही थी। और इस सब शुरू होने के बाद पहली बार कृति को वाकई डर महसूस हुआ। आरती और सिता विद्यापीठ की लड़कियां सिर्फ गुंडे नहीं थीं, वे ज्यादातर से आगे जाने के लिए जानी जाती थीं। वे वही करती थीं जो जीवित रहने, जीतने और दुनिया से वह छीनने के लिए जरूरी होता था जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता था। और कभी कभी इसका मतलब था अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना। यह उनमें से एक बार था। बिना एक शब्द कहे आरती ने हल्का सा हिलकर इशारा किया। निधि कपूर और सुनीता तुरंत घबरा गईं, अपनी सीटों से उछलकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करने लगीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरती के बगल वाली दो लड़कियां, प्रिया और निशा, तेजी से आगे बढ़ीं। एक झटके में उन्होंने निधि कपूर और सुनीता के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वे दर्द से कराहते हुए दोहरी हो गईं। फिर चटाक, प्रत्येक के चेहरे पर एक भारी थप्पड़ ने उनके सिर को बगल में झटका दिया। लेकिन यहां नहीं रुका। दोनों हमलावरों ने एक मुट्ठी बाल पकड़े और लड़कियों को पीछे खींचा, फिर उनके सीने में क्रूर मुक्के मारे। ये प्रहार उन्हें एक पल के लिए हवा में उछाल गए, फिर वे जोर से फर्श पर गिरीं। इससे पहले कि वे कराह भी पातीं, प्रत्येक लड़की के पेट पर एक पैर जोर से दबा दिया गया, उन्हें जगह पर पिन कर दिया। यह असली था। कृति का पूरा शरीर ढीला पड़ गया, एड्रेनालाइन उसके खून में दौड़ने लगा और वह कांपने लगी। जैसे ही उसका सिर आगे झुका, एक मजबूत हाथ ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और उसे फिर से सीधा खींच लिया। आरती ने कृति के बालों की एक मुट्ठी पकड़ी और उसका चेहरा जोर से टेबल पर पटक दिया। कृति का गाल ठंडी सतह पर चपटा हो गया, दर्द तुरंत फैल गया। तुमने मेरी लड़कियों को इसमें क्यों घसीटा, किस लिए? आरती ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा। किसी बेवकूफी भरी छोटी मोटी दुश्मनी के लिए। हर बार जब उसका सिर टेबल से टकराता, अनन्या, सिया और शालिनी सहम जाती थीं। उनकी आंखें फैली हुई थीं, दिल उनके सीने में धड़क रहे थे। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें किससे डरना चाहिए। तुम फिर कभी सिता विद्यापीठ के किसी को भी अपने गंदे काम के लिए नहीं बुलाओगी, आरती ने तीखी आवाज में कहा, उसकी आवाज हवा में तलवार की तरह काट रही थी। और तुम इन तीनों लड़कियों पर फिर कभी उंगली भी नहीं उठाओगी, एक बाल भी नहीं, समझी? हालांकि सिया, अनन्या और शालिनी को यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, हालांकि उन्हें चाकुओं से धमकाया गया और चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, फिर भी इस पल में उन्हें कृति के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। तुम तीनों, आरती ने कहा, अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। तुम आजाद हो, ये जगह छोड़ दो, इस दिन को भूल जाओ। और अगर कोई तुम्हें फिर कभी परेशान करे, बस उन्हें बता देना कि तुम सिता विद्यापीठ की आरती को जानती हो। तभी शालिनी की याद में कुछ क्लिक हुआ। क्या माँ ने नहीं कहा था कि जिस कंपनी ने हमें बचाया, जिसने हमारे परिवार को उबारा, उसका नाम लाखपति लाइनेज वीसी था। उसका दिल धड़क गया। क्या वे किसी तरह जुड़े हो सकते हैं? एक जिम और एक प्राइवेट वेंचर कैपिटल फर्म, इन जैसे गुंडों का ऐसी ताकतवर कंपनी से क्या लेना देना हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की दास्तां यहीं खत्म होती है। कुछ अल्फाजों में थी जादू, कुछ एहसासों की बात होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो ज़रा, तो एक छोटा सा लाइक कर देना, ये हमारे लिए है बड़ा। और हाँ, अपनों संग बांटना मत भूलना इस अफसाने को, शायद किसी और के दिल को भी भा जाए ये फसाने। दिलचस्प किस्सों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस नाइट स्टोरीज चैनल से जुड़ाव बना रहेगा। टेलीग्राम की महफिल भी है डिस्क्रिप्शन में छुपी हुई, ज्वाइन कर लेना। नई कहानी की खबर वहीं से मिलेगी, सच्ची सुनी हुई।
आपका प्यार ही तो है जो हमें हौसला देता है, वरना कहाँ एक कहानी, कहाँ ये सारा कारवां चलता है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक यादों में बसाए रखना हमें हर बात के साथ।